हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक आपका हो चुका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे एक टेस्ट जनरेट होगा जिसमें टोटल 10 एमसीक्यूज है इसी टॉपिक के रिलेटेड। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर 8 प्लस आता है, ओके, तो ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है। इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर बिलो 8 आता है तो इस टॉपिक को रिवाइज करना ही होगा टू गेट मार्क्स इन अ नीट एंड जेडब्ल्यू। ओके, तो इस टॉपिक को पूरे डिटेल में और पूरे कंसेप्चुअल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है जो हमें डिस्कस करना है, इट्स अ लीस्ट काउंट। क्या होता है सर लीस्ट काउंट? हमने बहुत बार सुना है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। अब उस लीस्ट काउंट को सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be measured accurately. The smallest measurement that can be measured accurately by an instrument is called its least count. Is called its least count. Okay. The smallest measurement that can be measured. हम smallest measurement कितना कर सकते हैं उस instrument के help से? That is its least count. So यहाँ पे अगर example के तौर पे हम मिलीमीटर स्केल अगर यहाँ पे लेते हैं तो इस मिलीमीटर स्केल के हेल्प से अप टू मिलीमीटर हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे 0.1 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में हम मेजरमेंट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस मिलीमीटर स्केल। तो इसलिए इस मिलीमीटर स्केल का जो भी लीस्ट काउंट होगा सर, इट्स अ 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज अ लीस्ट काउंट फॉर दिस स्केल। इसी तरह अगर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेता है, लेबोरेटरी में जो स्टॉप वॉच हम यूज करते हैं टू मेजर टाइम, तो इस लेबोरेटरी स्टॉप वॉच का जो भी लीस्ट काउंट होता है, इट्स अ 0.1 सेकंड। ओके, इतना एक्यूरेटली हम इसके हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं टाइम का। तो दैट्स वाई 0.1 सेकंड इज अ लीस्ट काउंट ऑफ दिस वॉच। इसी तरह अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है, ओके, मान के चलिए कि सुबह का टेम्परेचर आपने मेजर किया और वो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस आपने उसी थर्मोमीटर से दोपहर का टेम्परेचर मेजर किया और वो आया आपका 33 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या सर कभी भी आप टेम्परेचर विद हेल्प ऑफ सच ए थर्मामीटर, क्या अभी कभी ऐसा लिख सकते हो कि 22.3 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते। हम हमेशा एक तो 22 लिखेंगे, 23 या 24 या 25, इन दिस वे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर। और जब भी हम मेजर करते हैं तो हम ऐसे ही हमें रीडिंग मिलता है। तो इस थर्मामीटर का जो भी लीस्ट काउंट है सर, इट्स अ 1 डिग्री सेल्सियस। सो अप टू 1 डिग्री सेल्सियस एक्यूरेटली हम मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मामीटर। ओके, सो हर एक इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम मेजरमेंट एक्यूरेटली कितना कर सकते हैं उसी के बेसिस पे उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफाइन होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्रू गेज का, तो स्क्रू गेज का जो भी लीस्ट काउंट होता है सर, इट्स अ 0.01 मिलीमीटर। अब मुझे बताइए कि आपको छोटे कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है या उसका थिकनेस मेजर करना है, क्या उसके लिए बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, क्या उसके लिए आप मिलीमीटर स्केल लेंगे कि स्क्रू गेज लेंगे? अगर आपको एक्यूरेटली मेजर करना है तो डेफिनेटली वी विल यूज स्क्रू गेज इंस्टेंट ऑफ मिलीमीटर स्केल, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेटली हमें मेजरमेंट करके दे रहा है एज कम्पेयर टू दिस मिलीमीटर स्केल। अगर ऐसे ही और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं, इट्स अ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर का जो भी लीस्ट काउंट है, इट्स अ 0.1 मिलीमीटर।
ओके, तो जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अलग टाइप के स्क्रू गेज आते हैं, अलग टाइप के वर्नियर कैलिपर्स आते हैं, उनका लिस्ट काउंट डिफरेंट हो सकता है। कुछ कुछ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो भी होता है 0.05 मिलीमीटर होता है। ओके, सो यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा हूँ उसका लिस्ट काउंट जो भी है 0.1 मिलीमीटर है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना बताना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इज कॉल्ड दैट इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट काउंट। ओके, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट वन, परमिसिबल एरर्स ड्यू टू लीस्ट काउंट। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज अ रॉड। इस रॉड का लेंथ हमें मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ मिलीमीटर स्केल। अब मिलीमीटर स्केल के हेल्प से हम अगर इसका लेंथ मेजर करते हैं तो ये जीरो यहाँ पे कोइंसाइड हुआ। ओके, मार्क कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे कोइंसाइड हुआ। तो अब इसका मेजरमेंट कितना आएगा सर? इट्स अ 16.3। तो इसका मेजरमेंट जो भी आ रहा है 16.3 सेंटीमीटर, इतना मेजरमेंट इसका लेंथ आ रहा है, उस रॉड का लेंथ, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ दिस मिलीमीटर स्केल। ओके, कितना रीडिंग आया सर आपका? 16.3 सेंटीमीटर, इतना उस रॉड का लेंथ हमने मेजर किया है। ओके, अब इस मेजरमेंट में इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था 1 और 6 ये एब्सोल्यूट डिजिट्स है, वेयर आर 3 इज अ डाउटफुल डिजिट या अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि 3 एक्यूरेट भी हो सकता है। ये रीडिंग हो सकता है कि इसकी ट्रू वैल्यू, इसकी जो भी ट्रू वैल्यू है इट मे बी 16.4। मैक्सिमम ट्रू वैल्यू कितना हो सकता है? 16.4 सेंटीमीटर। या हो सकता है कि मिनिमम जो भी वैल्यू होगा इसका 16.2 सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन इस रॉड का जो भी लेंथ होगा इट शुड बी इन बिटवीन 16.4 सेंटीमीटर एंड 16.2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तो इसलिए इस लिस्ट काउंट की वजह से ओके, जो भी लिमिटेशन है उस स्केल के, तो उस लिमिटेशन की वजह से यहाँ पे एरर प्रोड्यूस हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट ने उस रॉड का लेंथ 16.3 लिख दिया और दूसरा स्टूडेंट आया और उसने उसी रॉड का लेंथ इतना लिख दिया और तीसरे स्टूडेंट ने इतना लिख दिया, तो यहाँ पे एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इन द मेजरमेंट ड्यू टू द लिस्ट काउंट, क्योंकि उसकी जो भी एक्यूरेसी है वो मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकता है, उससे कम नहीं। तो देयरफॉर ये जो भी रीडिंग हमने लिया है, अब इस लिस्ट काउंट की वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 16.3 प्लस माइनस 1 ओके सेंटीमीटर। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसके बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है। जो भी मेजरमेंट हमने किया है, ओके, जो भी मेजरमेंट हमने किया है तो उसमें ऐड और सबट्रैक्ट हम लिस्ट काउंट कर देंगे, तो उसका वो जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ये इस रेंज में आना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे एरर जो भी प्रोड्यूस होगा, दिस एरर इज अ प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। ओके, तो प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स अ 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। Okay, not plus minus 1, it's a 0.1 centimeter. Okay, so this is about the possible error due to least count. अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका जो भी लिस्ट काउंट होगा उसको हम प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ये था बेसिक डिस्कशन। अब एरर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो भी एरर्स है उनको हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट बैकग्राउंड्स। द फर्स्ट वन इज, जो भी क्लासिफिकेशन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर। वो एरर किसके वजह से आ रहा है, वो एरर किसकी वजह से आ रहा है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे 2 एरर्स को डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट वन इज अ सिस्टमैटिक एरर, सेकंड वन इज अ रैंडम एरर। ओके, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, वहां पे और 3 एरर्स को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज अ एब्सोल्यूट एरर, सेकंड वन इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन इज अ फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। ओके, तो इतने सभी एरर्स को हमें यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम एरर्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्लासिफाई करने वाले हैं
और क्लासिफिकेशन जो भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉज ऑफ एरर, वो एरर किसके वजह से आ रहा है, ओके उसका रीजन क्या है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ errors are there on the basis of cause of error. The first one is a systematic error, second one is a random error. Or depending on magnitude of error, there are again three types of errors are there. The first one is a absolute error, second one is a mean absolute error, and third one is a fractional error. Okay, so these are the classification of error. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक एरर का बारे में, उसके बाद रैंडम एरर, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद फ्रैक्शनल एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी कहा जाता है। ओके सर, तो सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर क्या होता है सर, सिस्टमेटिक एरर, ओके उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द सिस्टमेटिक एरर्स आर द एरर्स हुज कॉजेस आर नोन टू अस, हमें पता होता है ओके कि इनकी वजह से मेजरमेंट में एरर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स आर द एरर्स हुज कॉजेस आर नोन टू अस, हमें पता होता है। सच एरर्स कैन बी देयरफॉर मिनिमाइज, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज करेंगे और वो सिस्टमेटिक एरर्स कैसे होते हैं, ओके देखिए फर्स्ट, जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो, मैं यहाँ पे स्क्रू गेज कंसिडर कर रहा हूं, तो स्क्रू गेज जब वो 0 पे होगा, ओके तो वहां पे जब वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और वहां पे दोनों जो भी एंड है वो एक में को चिपक के है, उस वक्त उसका जो भी मेजरमेंट होना चाहिए, उसका जो भी स्केल होना चाहिए, ये 0, इस वर्नियर स्केल का 0 इस 0 के साथ कोइंसाइड होना ही चाहिए। ओके, 0 रीडिंग हम जिसको कहेंगे। तो अगर ऐसा है तो नो 0 एरर वहां पे प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी टेकिंग रीडिंग, अगर स्क्रू गेज के दोनों एंड फिक्स है एक में को, तो उस वक्त अगर यहाँ पे वर्नियर स्केल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, देखिए ये 0 और ये 0 एक में के साथ कोइंसाइड नहीं हुआ है, ऑलरेडी रीडिंग स्टार्ट हो चुका है और वहां पे रीडिंग कितना है वर्नियर स्केल का, इट्स अ 1 2 इतना है रीडिंग। तो वर्नियर स्केल का 2 रीडिंग इतना ऑलरेडी है, जब हमने कहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया वहां पे वो 0 पे सेट है, तो ऐसे एरर को हम पॉजिटिव 0 एरर कहेंगे। ऑलरेडी उस इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है और वो हमें पता भी है। अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसे सेट है तो इसका मतलब है वहां पे कोई एरर नहीं है, नो 0 एरर। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का है, यानी ऑलरेडी जो 2 एंड होते हैं उस स्क्रू गेज के, वो एक में से अगर अटैच है, स्क्रू गेज मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओके सो ए वाला एंड और ये वाला एंड अगर एक में को फिक्स है, अटैच हो गए, टच हो गए, तो जब वो दोनों एक में को टच हो गए तो वहां पे बिटवीन दिस 2 एंड्स वहां पे कुछ भी गैप नहीं है, उस वक्त ये रीडिंग कितना दे रहा है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ओके यहाँ पे देखिए, अगर वो दोनों एंड जहां पे हमें मेजरमेंट लेना है, जिस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, वो दोनों एंड एक में को अटैच है, वहां पे एयर गैप कुछ नहीं है, उस वक्त अगर इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से सेट है तो वहां पे कोई 0 एरर नहीं है। ओके, लेकिन ऑलरेडी वो टच होने के बाद अगर वर्नियर स्केल इस तरीके का रीडिंग देता है, इसका मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। ओके, और ये जो भी एरर प्रोड्यूस होगा यहाँ पे पॉजिटिव एरर, 0 एरर कहेंगे, 0 पॉइंट यानी 2 इतना वर्नियर स्केल रीडिंग आ रहा है वहां पे। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 0 पे होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी बैक में है, तो 1 2 3 4, तो -4 इतना उसका वर्नियर स्केल ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे +2 इतना वर्नियर स्केल ऑलरेडी उसका हो चुका है। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर कैलिब्रेटेड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर कैलिब्रेटेड नहीं है, तो उसके वजह से जो भी एरर्स प्रोड्यूस होंगे, तो उन एरर्स को हम यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। ओके, ये था एग्जांपल ऑफ स्क्रू गेज। अब इसमें हमें करना क्या है, अब अगर ऐसा पॉजिटिव 0 एरर है तो इस पॉजिटिव 0 एरर को कंसिडर करके
पॉजिटिव जीरो एरर को कंसिडर करके अगर हम स्क्रू गेज के रीडिंग्स लेते हैं तो आने वाले रिजल्ट्स एक्यूरेटली होंगे। अगर इस एरर को आपने इग्नोर कर दिया और उस किसी भी ऑब्जेक्ट का रीडिंग ले लिया विद द हेल्प ऑफ सच ए स्क्रू गेज, तो आपके रीडिंग गलत हो जाएंगे। तो ये जो भी एरर्स प्रोड्यूस होते हैं, दिस एरर्स कैन बी मिनिमाइज, कैन बी एलिमिनेटेड। उसी तरह इस तरीके के भी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। मान के चलिए कि यहाँ पे एक पेंडुलम है जिस पेंडुलम के ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ओके, पेंडुलम के यहाँ पे क्या हो रहे हैं सर? ऑसिलेशंस हो रहे हैं। अगर पेंडुलम के ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो उसका जो भी टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड हम मेजर करेंगे। और टाइम पीरियड का यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है, इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, where L is the length of the pendulum, G is the acceleration due to gravity। एक ऑसिलेशन के लिए कितना वक्त लगता है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। लेकिन जब हमने ये फॉर्मूला डिजाइन किया था तब हमने एयर रेजिस्टेंस, ओके, एयर का जो भी रेजिस्टेंस होता है तो उस एयर रेजिस्टेंस को हमने यहां से टोटली इग्नोर कर दिया। हमने ये फॉर्मूला जब डिजाइन किया था या फिजिक्स में जब फॉर्मूला हम लेते हैं तब हमने ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे टाइम पीरियड पे अफेक्ट होगा। क्योंकि जब पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है तो पेंडुलम आते वक्त एयर ड्रैग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा और इस साइड पे आते वक्त एयर ड्रैग फोर्स वहां पे एक्ट करेगा। ओके, तो उस केस में एयर ड्रैग को आप अगर कंसिडर करते हो या एयर रेजिस्टेंस को आप कंसिडर करके फॉर्मूला लेते हो तो आपका जो भी सिस्टमेटिक एरर है वो मिनिमाइज हो सकता है। अगर आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कुछ ना कुछ एरर्स प्रोड्यूस होंगे रीडिंग में। ये फॉर्मूले के हिसाब से 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएंगे। उसी तरह अगर टेम्परेचर चेंज होता है या हवा का प्रेशर चेंज होता है, एयर का प्रेशर चेंज होता है, तो ये सभी फैक्टर्स जो भी है, ये सभी फैक्टर्स वहां पे अफेक्ट करते हैं आपके मेजरमेंट पे। ओके, तो ये जो भी मेजरमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस हो गया, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होगा, ये सभी एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हुए अगर आप फॉर्मूला बनाते हो तो वो मेजरमेंट आपका एक्यूरेट आएगा, या करेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो सिस्टमेटिक एरर्स जो प्रोड्यूस होने वाले वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज एन सिस्टमेटिक एरर्स। उनके रीजंस हमें पता होते हैं, वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमें पता होता है। नेक्स्ट वन, रैंडम एरर। द कॉजेस ऑफ द रैंडम एरर्स आर नॉट नोन। हमें पता नहीं होते किसकी वजह से वो एरर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, hence it is not possible to remove them completely। okay, these errors may arise due to the variety of reasons। तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स हम लेते हैं। so this is a sensitive beam balance। sensitive beam balance हम अक्सर वेट मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इसका यूज करते हैं। अगर मान के चलिए कि एक स्टूडेंट यहाँ पे इस हाई सेंसिटिव बीम बैलेंस पे कुछ मेजरमेंट ले रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का वो वेट मेजर कर रहा है, और उस रूम में कोई दूसरा स्टूडेंट वहां से पास में से जा रहा है। तो जब वो चलेगा दूसरा स्टूडेंट, तो उस चलने की वजह से उस लेबोरेटरी में जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, उन वाइब्रेशन की वजह से ये जो भी मेजरमेंट यहाँ पे हो रहा है इसके ऊपर अफेक्ट होगा। ओके, हो सकता है कि उस लेबोरेटरी के बाहर एक रोड है और रोड से व्हीकल्स जा रहे हैं, तो उन व्हीकल्स की वजह से जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उस लेबोरेटरी में, तो वो वाइब्रेशन डायरेक्ट इस इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच रहा है, और ये इंस्ट्रूमेंट के पास उस वाइब्रेशन पहुंचने की वजह से इसमें इसकी मेजरमेंट में जो भी एरर्स प्रोड्यूस होंगे, तो उन एरर्स को, ऐसे एरर्स को हम रैंडम एरर कहते हैं, रैंडम एरर्स कहते हैं। अब ऐसे रैंडम एरर्स को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहे हैं ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन हम उन लोगों को नहीं रोक सकते, उन व्हीकल्स को नहीं रोक सकते जब वहां पे मोशन हो रहे हैं। ओके, हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उस वक्त व्हीकल तो जाना ही है, कोई लोग लैब में चलना ही है, ये सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे हम इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हम इन रैंडम एरर्स को बहुत बार रीडिंग लेके, यानी जो भी मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं तो हमें 4 या 5 बार रीडिंग्स लेके, उनका मीन लेके, ऐसे
रैंडम एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो जब हम लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेंगे और उनका मीन लेंगे तो वो मीन मोर एक्यूरेट होगा। ओके, मोर एक्यूरेट होगा, नॉट 100% एक्यूरेट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दीज आर द रैंडम एरर्स। द कॉजेस ऑफ रैंडम एरर्स आर नॉट नोन, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव देम कंप्लीटली। हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। दीज एरर्स मे अराइजेस ड्यू टू द वेराइटी ऑफ रीजंस, जैसे रीजंस हमने डिस्कस किए थे वैसे। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट एरर। अब सर एब्सोल्यूट एरर क्या है? ओके, तो यहां पे सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक बार मैं रिपीट करता हूं। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान के चलिए कि ये एक मेटल थ्रेड है। ओके, मेटल वायर हम कंसिडर करेंगे। इस मेटल वायर का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। इस मेटल वायर का रेडियस मींस थिकनेस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये सर्कुलर शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है, तो इसका रेडियस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गेज। ओके सर, हमने इस स्क्रू गेज के हेल्प से हम इस मेटल वायर का रेडियस अब फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, हम एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, उस स्टूडेंट इस स्क्रू गेज के हेल्प से उसका रेडियस मेजर करेगा। अब उस स्टूडेंट का रीडिंग जो भी आया, फर्स्ट रीडिंग मान के चलिए उस स्टूडेंट का फर्स्ट रीडिंग जो भी आया, इट्स अ 2.625 ओके सेंटीमीटर। इतना रीडिंग उस स्टूडेंट के द्वारा आया है। 2.625 ये फर्स्ट रीडिंग आया। ओके, अब हम सेकंड रीडिंग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो हमें बहुत बार करना होता है। सो इस मेजरमेंट को हम नाम दे देंगे, इट्स अ A1 मेजरमेंट विच इज इक्वल टू 2.625 सेंटीमीटर। अब उसी स्क्रू केस से उसी वायर का फिर से हम रेडियस मेजर कर रहे हैं, तो रेडियस अब A2 आया, इट इज इक्वल टू 2.622 सेंटीमीटर। ओके सर, और थर्ड बार हमने जब रीडिंग लिया तो उसका रेडियस आया A3 इज इक्वल टू 2.630 सेंटीमीटर। आपका रीडिंग हर वक्त सेम नहीं आएगा। अगर हर बार सेम रीडिंग आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो उस वक्त जो भी रीडिंग्स आते हैं ना वो 100% एक्यूरेट नहीं आते, तो इसलिए हमें 3-4 बार लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 3 बार रीडिंग ले रहे हैं। हम क्या मेजर कर रहे हैं सर? हम इस वायर का रेडियस मेजर कर रहे हैं। जब हम उसका थिकनेस मेजर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें रेडियस मिल जाएगा। और दीज आर दी मेजरमेंट्स। ओके, सो A1 की वैल्यू कितना आया? 2.625 सेंटीमीटर। A2 की वैल्यू 2.622 सेंटीमीटर। A3 की वैल्यू 2.630 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 बार हमने रीडिंग लिया। अब हमें उसका एक्चुअल रीडिंग पता नहीं है कि एक्चुअल थिकनेस कितना है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन यहां पे डेफिनेशन में बोला कि एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे सर? उस ट्रू वैल्यू को हम इनके बेसिस पे निकाल लेते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। एंड द मेजर वैल्यू, ये डिफरेंस हो गया। ओके, ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे सर हम? ट्रू वैल्यू इट्स अ mean of these all measurements, so it is equals to A1 plus A2 plus A3 divided by 3। ओके, जब हम इनको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो यहाँ पे 2.625 प्लस 2.622 प्लस 2.630 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इस सॉल्व करेंगे तो AM की वैल्यू आता है, AM की वैल्यू आता है 2.6256667। ओके,
ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके देखा था, इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो जब हम इनका एवरेज लेंगे, तीनों का मीन लेंगे, तो मीन कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये जो मीन ऑफ मेजरमेंट है, मीन ऑफ मेजरमेंट है, सो दिस मीन ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज एन ट्रू वैल्यू। अगर उसका एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है आपको, तो इसको हम ट्रू वैल्यू कंसिडर करके चलते हैं। सो दिस इज योर ट्रू वैल्यू। अब एज पर डेफिनेशन हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है हर एक मेजरमेंट का। तो यहां पे देखिए एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट, तो उस एब्सोल्यूट एरर को हम डेल A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट्स अ ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजरमेंट। ओके सर, ट्रू वैल्यू कितना है सर? ट्रू वैल्यू कितना है? इट्स अ 2 पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, हमें इनको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक या अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, क्योंकि हमारी बाकी रीडिंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं, तो राउंड ऑफ कैसे करना है ये लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। सो AM इज इक्वल्स टू 2.625। ओके, तो इस यहां से मुझे ड्रॉप करना है, तो ये वैल्यू कितना है इस डिजिट का? 6 है। 6 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर उसका प्रेसीडिंग जो भी होगा उसको हमें 1 से बढ़ाना होगा, तो 26। तो हमारा जो भी ट्रू वैल्यू हम अज्यूम करने वाले हैं, इट्स अ 2.626। तो 2.626 माइनस 2.625, so this is equals to 0.001. so absolute error of first reading is equals to 0.001 सेंटीमीटर होगा ही होगा वहां पे। ओके, इतना एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे आ रहा है। सभी जो भी वैल्यूज है उनके यूनिट में सिर्फ नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट आपको लिखना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। ओके, तो इतना एब्सोल्यूट एरर उसका आ रहा है। एब्सोल्यूट एरर कितना है सर? 0.001 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं सेकंड का, तो सेकंड का कितना आएगा सर? तो डेल्टा A2 इज इक्वल्स टू ये वाला, तो 2.626 माइनस 2.622, तो ये वैल्यू आएगा 0.004 ओके सेंटीमीटर। सो डेल्टा A3 कितना आएगा सर? इट्स अ 2.626 माइनस 2.630, तो इसकी वैल्यू आएगा माइनस 0.004 सेंटीमीटर। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर्स। ये क्या है सर? एब्सोल्यूट एरर्स है। दीज आर दी एब्सोल्यूट एरर्स। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके आगे हम लिखेंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द अरिथमेटिक मीन of the magnitudes of absolute errors in all measurements of the quantity. Okay, so last इसमें हमने जो भी रीडिंग्स लिए थे, हमने कौन कौन से रीडिंग्स लिए थे? A1, A2, A3, हमने इस 3 मेजरमेंट्स लिए थे। ओके, उनका एब्सोल्यूट एरर भी हमने फाइंड आउट किया। तो फर्स्ट इसका सर एब्सोल्यूट एरर कितना आया? फर्स्ट इसका एब्सोल्यूट एरर आया था 0.001 सेंटीमीटर। सेकंड इसका कितना आया था? A2 इज इक्वल टू 0.004 सेंटीमीटर। और थर्ड इसका कितना आया था? तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ थर्ड रीडिंग या थर्ड मेजरमेंट इज इक्वल टू माइनस 0.004 सेंटीमीटर। ओके सर, तो ये एब्सोल्यूट एरर्स हमें लास्ट लिस्ट में मिल गए थे। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है सर? इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अरिथमेटिक मीन लेना है। ओके, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे डेल्टा AM हम कंसिडर करेंगे। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A3 अपॉन 3। ओके, सो इसकी वैल्यू कितना आ गया सर? इसकी वैल्यू इट्स अ 0.001 प्लस इसकी वैल्यू कितना आया था? 0.004 प्लस
इसकी वैल्यू कितना है सर, -0.004 है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 0.004 अपॉन 3, सो दिस इज इक्वल टू 0.009 divided by 3, this is equals to 0.003 centimeter. Okay, so this is a mean absolute error. तो इस तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब लास्ट हमें देखना है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर एक बार आपको मिल जाता है, ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको एक बार मिल जाता है, तो फाइनल रीडिंग जब लिखेंगे आपके हिसाब से ट्रू वैल्यू कितना आया था उसका, इट्स अ एम, ओके, और मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है सर, इट्स अ डेल्टा एम, सो एम प्लस माइनस डेल्टा एम, ओके, सो मीन सॉरी दिस इज अ ट्रू वैल्यू जो भी हमने एवरेज करके मीन करके फाइंड आउट किया था, प्लस माइनस डेल्टा एम, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे इसको ऐसे लिखते हैं, तो दिस इज अ एक्चुअल रीडिंग ऑफ दैट थ्रेड, उस थ्रेड का वो एक्चुअल रीडिंग हो गया। ओके, अब नेक्स्ट रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर कि क्या होता है वो देखेंगे। द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया था, टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। ओके, मीन वैल्यू हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, मीन वैल्यू हमने रिप्रेजेंट किया ए सफिक्स एम से। मीन एब्सोल्यूट एरर हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, इट्स अ डेल्टा एम से। ओके, तो यहां पे रिलेटिव एरर क्या होना चाहिए सर, रिलेटिव एरर should be equals to delta am upon am, delta am upon am. So it's a ratio of mean absolute error to the mean value of the measured quantity. Okay, so this is called as a relative error, जिस relative error को हम fractional error भी कहते हैं। अब मुझे बताइए सर, यहाँ पे डेल्टा am की वैल्यू कितना आया था, 0.003, और डेल्टा सॉरी ट्रू वैल्यू कितना आया था, इट्स 2.626, इतना वैल्यू आया था। जो भी इसका रेशियो आएगा दैट इज शुड बी इक्वल्स टू रिलेटिव एरर, इट शुड बी इक्वल्स टू रिलेटिव एरर। अब हमें रिलेटिव परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर, जो भी रिलेटिव एरर आया इसे हम परसेंटेज एरर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे सर, जो भी यहाँ पे डेल्टा एम अपॉन एम आया है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर्स देखे हैं, सिस्टमेटिक एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और उसका परसेंटेज एरर। तो इस हिसाब से है। अगर परसेंटेज एरर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, व्हेन द रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज वी कॉल इट परसेंटेज एरर। ओके, तो यहां पे एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो सके। अगर आपका एम है कि प्लैंक्स कांस्टेंट को मेजर करना, अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, ओके, और आपने किसी एक्सपेरिमेंट से आपने मेजर किया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, वो डिफरेंट आया, तो ट्रू वैल्यू पता है जो कि वेल नोन है, और ये मेजर्ड क्वांटिटी आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो लेंगे, इन दोनों का जो भी डिफरेंस लेंगे, इट शुड बी एब्सोल्यूट एरर, इट शुड बी एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर आपको एक बार मिल गया तो उसके बाद आप मीन एब्सोल्यूट एरर ले सकते हो। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपने 3 बार मेजर किया लेकिन ट्रू वैल्यू पता है, तो ट्रू वैल्यू से तीनों मेजरमेंट को हम सेपरेट करते जाएंगे तो हमें मिलेगा एब्सोल्यूट एरर। अब 3 एब्सोल्यूट एरर हमें मिल गया, उनका हम मीन अगर लेते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। ओके, जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा उसको अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें एक्चुअल क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर मिलेगा। तो जब हम इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।